हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं एनसीईआरटी कक्षा 6 क्लास के चैप्टर नंबर 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के सभी लाइन बाय लाइन पूरे टॉपिक को बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि यूपीएससी, बीपीएससी के साथ साथ सभी राज्य स्तरीय विशेष परीक्षा सीजीएल अर्थात जितने भी अगर परीक्षा की तैयारी अगर आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बेस को तैयार करना। इसी बेस को तैयारी करने के लिए एनसीईआरटी का जो बुक है वह काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को अंत तक देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज का टॉपिक जो है यह अध्याय संख्या 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है, मानव यहां जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि पहले अध्याय में हम भी पढ़ चुके हैं या आप सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी ही एक ऐसा मात्र ग्रह है जहां जीवन है, मानव यहां जीवित रह सकते हैं क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद होते हैं। तो यह सबसे ज़्यादा जरूरी है कि पृथ्वी ही एक ऐसा मात्र ग्रह है जहां जीवन, मानव यहाँ के जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व जो है जैसे भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर ही मौजूद रहता है। तो पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। प्रश्न है कि भूमंडल किसे कहते हैं? तो इस पृथ्वी के जिस भाग पर हम रहते हैं, पृथ्वी की ऐसी सतह जिसमें पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो पृथ्वी के ठोस भाग जिस पर हम निवास करते हैं, रहते हैं, उस मंडल को हम भूमंडल कहते हैं। और गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घिरे रहती है या घेरती है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। यानी कि वायुमंडल, वायु तथा मंडल मतलब आवरण, यानी कि हमारे चारों तरफ वायु के घेरे हुए या अनेक प्रकार के गैसों द्वारा घिरे हुए पृथ्वी की परत जो होती है उसे हम यानी कि वायुमंडल कहते हैं, जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती है। तो पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के अधिकांश भाग पर यानी कि पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं। और जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जल वाष्प सम्मिलित होती है। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। टॉपिक है एक शब्दों की उत्पत्ति, यानी ग्रीक भाषा में लिथस का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है ग्रीक भाषा में लिथस का जो अर्थ होता है वह पत्थर होता है और एटमास का जो अर्थ होता है वह वाष्प होता है। और हुडर का अर्थ है जल संधि होता है, यानी कि हुडर का अर्थ क्या होता है? जल। तो बायोस का अर्थ जो होता है वह जीवन होता है। तो आगे देखते हैं भूमंडल। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। भूमंडल किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहते हैं। यह भूपर्पटी की चट्टानें तथा मिट्टी की परतों यानी कि जो परत होती है वह पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसी मंडल को भूमंडल कहते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। तो बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप के नाम से जानते हैं तथा बड़े जलाशय को महासागरीय बेसन यानी बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को दर्शाया गया है। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं?
तो समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है, तो स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। कि इस माउंट एवरेस्ट का जो शिखर है वह विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है जो समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। और यह विश्व का सबसे गहरा यानी कि सबसे गहरा जो भाग है प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त है जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? कुछ तथ्य है जैसे न्यूजीलैंड के एडम हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नॉर्वे शेरपा जो 29 मई 1953 ईस्वी को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जो 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिसने 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर अपना कदम रखा। अगला टॉपिक है जैसे महाद्वीप। तो महाद्वीप पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं जिन्हें विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। वे महाद्वीप हैं जैसे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। तो ये 7 जो प्रमुख महाद्वीप हैं जो कि निम्न तरह से हैं, जिसे 5.1 में यानी चित्र जो है उसमें विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया जो है वह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया कहा जाता है। तो प्रश्न है कि यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा यूरेशिया, जो कि यूरोप और एशिया के मिलने से बना है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है और यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है और यह 3 तरफ से जल से घिरा है। तो विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगाइए। अफ्रीका के एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी कि अफ्रीका जो है वह एशिया, यूरोप यानी एशिया के बाद विश्व का यह दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए, आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है और यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। सहारा जो है यह रेगिस्तान जो है जो कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है और यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा है, जिसे 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। विश्व की सबसे लंबी जो नदी है वह नील नदी है जो कि अफ्रीका से होकर गुजरती है। और अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है। उत्तर अमेरिका जो कि विश्व का तीसरे सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह दक्षिण अमेरिका से
एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है। और यह महाद्वीप पूरी तरफ से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। और यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? तो अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वह एंडीज पर्वत श्रृंखला है, जो कि इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। इसे 5.1 के चित्र में दर्शाया गया है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ा नदी जो है वह अमेजन नदी बहती है। यानी कि विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है वह अमेजन नदी है, वह दक्षिण अमेरिका में बहती है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और यह चारों तरफ से महासागर तथा समुद्र से घिरी है। इसलिए इस द्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव जीवन संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ अधिकांशतः ठंड पड़ती है, जिसकी वजह से वहाँ का अधिकांश भाग बर्फों से ढका रहता है और यही कारण है कि यहाँ पे मानव जीवन निवास नहीं करते हैं। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ है। इसके नाम है मैत्रेयी तथा दक्षिण गंगोत्री। अंटार्कटिका जो एक महाद्वीप है, वहाँ भारत के भी शोध संस्थान स्थित है जिसका नाम है मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। अगला टॉपिक है जलमंडल। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। इसका मुख्य कारण है कि पृथ्वी पर अधिक 71% जल भाग है तथा 29% भाग स्थल है। तो पृथ्वी पर जल की अधिकता होने के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परत एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। तो जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद भी हम पानी की कमी महसूस नहीं करते हैं। यानी कि यही कारण है कि पानी की कमी हम यहाँ महसूस करते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर सबसे अधिक खारे पानी पाया जाता है और यही खारे पानी की अधिकता होने के कारण हमें जल की कमी होती है। महासागर। तो महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं और ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगें, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। जड़े से यानी कि बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं, जिन्हें प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर के नाम से जाना जाता है। प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है और यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। तो पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो है वह मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है और प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। प्रशांत महासागर का जो बनावट है वह वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है।
तो चित्र 5.1 को देखिए तथा प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। अगला टॉपिक है अटलांटिक महासागर, जो कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ा महासागर है और यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का होता है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण में अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है और यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की स्थिति से यह सबसे व्यस्त महासागर है। अटलांटिक महासागर जो है वह व्यापार के दृष्टिकोण से अत्यधिक यानी सबसे अधिक व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, यानी भारत के नाम पर रखा गया है, जिसका नाम है हिंदुस्तान, यानी कि हिंदुस्तान से हिंद महासागर का नाम रखा गया। यानी कि विश्व का मात्र एक ऐसा देश है जो कि एक महासागर के नाम पर है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। हिंद महासागर जो है वह लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिण महासागर यानी दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है और यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर जो कि उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर में से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। देखिए आर्कटिक महासागर जो है वह उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है और यही कारण है कि यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है और यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। अगला टॉपिक है वायुमंडल। तो हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहते हैं और वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एक अटूट भाग है। यदि हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं, यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणें से बचाती है। यानी कि वायुमंडल जो है, जो कि हमारे सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरण से कुछ हानिकारक जो तत्व पाए जाते हैं उनसे हमारी रक्षा करती है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है और वायुमंडल को उसके घटक, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। तो वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। तो वायुमंडल को उनके घटक, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में विभाजित किया गया है, बांटा गया है और इन्हीं 5 परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना होता है। वायुमंडल ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना होता है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। यानी कि वायुमंडल जो है वह साफ एवं शुष्क हवा का 99% भाग है। तो आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि यानी कि प्राणियों के विकास के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है।
और यह पौधे को वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है और यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता जाता है। अब जानते हैं कि पहाड़ों एवं पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे हम जानते हैं यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है और यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है तो गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। यानी कि गतिशील जो वायु यानी कि हवा होती है उसको हम पवन कहते हैं। अगला टॉपिक है जीवमंडल। तो जीवमंडल स्थल, जल तथा वायु के बीच का एक सीमित भाग है और यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है, जहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। तब मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भाग जैसे जंतु जगत एवं पादप जगत यानी कि वनस्पति जगत में विभक्त किया गया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इसे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन बदलाव हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों का कुछ भाग पानी में डूब गया तो झीलें तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है और यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योग, तापीय विद्युत संयंत्र तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। यानी कि उद्योग, कल कारखाने से निकले हुए धुएं, तापीय विद्युत संयंत्र तथा गाड़ियों के उत्सर्जित पदार्थ जो धुआं होता है वह वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसी क्रिया को हम भूमंडलीय तापन कहते हैं। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है।